तो चलिए फाइनली आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और ऑब्वियसली आज का डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये डिस्कशन बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट कोई नहीं, हमने अभी पूरी मेहनत की आपके लिए एक बेहतर मॉडल पेपर को परोसने का, और लगातार आपने देखा कि कंटिन्यूअस 1 बाय 1 और इस जर्नी को हम जारी रखेंगे लगातार। बट जरूरी है कि लास्ट टाइम कहते हैं गुरु का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है, लास्ट टाइम एक ऐसा मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं परफेक्शन ला सकें। और ऑब्वियसली ये सेशन जो आज आपके लिए होने वाला है ये बिल्कुल पैनासिया है आपके लिए, इसको रामबाण समझ सकते हैं। हर बच्चा जो ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स में एज ए जेंटलमैन एयर कैडेट बनने का अपना सपना देख रहा है, तो मुझे लगता है कि सारे के सारे एयरमैन एस्पिरेंट जितने भी हमारे हैं, आज का ये सेशन उनके लिए खास है। और हर सब्जेक्ट को हम प्रायोरिटीज़ पे रखेंगे। आज हम पूरे मैथ के रोल को समझेंगे और लास्ट टाइम वो बिल्कुल एग्जैक्ट टिप्स आपके पास आएगी जिससे आपको मदद मिल सके। आप फिजिक्स के रोल को समझेंगे और ऑब्वियसली लास्ट टाइम जो इंपॉर्टेंट बात कहते हैं ना कि वो लास्ट टाइम जो गुरु दक्षिणा वाला एक कॉन्सेप्ट होता है और लास्ट टाइम जो गुरु मंत्र देने वाली बात होती है, इस सेशन में हमारी पूरी की पूरी कोशिश वही रहेगी। साथ ही साथ आपको बिल्कुल रागा के रोल को हम समझाएंगे, हम रीजनिंग को भी समझाएंगे, हम अर्थमेटिक को भी समझाएंगे, हम जीके को भी समझाएंगे। और अल्टीमेट यार जो इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके एक बड़ा सा भ्रम बनता है, मुझे लगता है कि जितने भी एयरफोर्स कैंडिडेट हैं उनको अजीब सा डर रहता है कि सर इंग्लिश में सब कुछ सही है, सर वो कैब पे भी काम कर लिया, रीडिंग में भी ठीक लग रहा है, बस लास्ट टाइम ग्रामर में ऐसा लगता है सर कॉन्सेप्ट पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं बन पाई है और हम उस तरीके से कॉमन एयर्स के क्वेश्चन अप्रोच कर पाने में कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो बिल्कुल आज वो पूरा का पूरा समागम आपके सामने है, सब कुछ बेहतर ढंग से जाएगा और जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय आपका लेते हो, क्योंकि इस समय प्रिपरेशन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपके सामने रख पाएं। तो बिल्कुल सबसे पहले इंटरेस्टिंग रोल इंग्लिश का ही शुरू होता है। तो सबसे पहले गौरव सर स्वागत है आपका शो में। एंड ऑब्वियसली आप लगातार मॉडल पेपर इनको दे रहे हैं एंड ऑब्वियसली वो ट्राइंग बेस्ट कि हाँ वो 20 क्वेश्चंस का एक ऐसा कलेक्शन इनको दे सकें आप एग्जाम तक जिससे फाइनली बेहतर कर पाएं। तो अल्टीमेट सर मैं समझना चाहता हूँ ये जो 20 क्वेश्चन हैं ऑब्वियसली वाइटल रोल हो जाता है, क्योंकि सर एक्स एंड वाई दोनों में इसका महत्व है। एक्स के बच्चे के लिए भी महत्व है, वाई के लिए भी महत्व है, और एक्स वाई आप ज्वाइंट जा रहे हैं तो उसके लिए भी इसका महत्व है। तो ओवरऑल इंग्लिश के स्वरूप को थोड़ा आप समझाएं कि आखिर इंग्लिश का रोल आपको क्या लगता है और किस तरह लगता है। सर सबसे पहली बात तो यह है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेक्शनल कट ऑफ के अलावा ओवरऑल मेरिट में बच्चों के सबसे ज्यादा काम आता है जी, क्योंकि ग्रुप एक्स के बच्चों को भी इससे बेनिफिट मिलना है, वाई के बच्चों को भी मिलना है और जो बच्चे दोनों एग्जाम देते हैं उनको भी मिलना है। अब इंग्लिश में एक बड़ी समस्या बच्चों के सामने आमतौर पे हमेशा ये रहती है कि जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो सवाल बच्चों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं सर, वो 3 सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। कॉमन एरर के सवाल आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल आते हैं, ब्लैंक्स के सवाल आते हैं। तीनों मिलाकर 6 से 9 तक क्वेश्चन बच्चों के एग्जाम में मिल सकते हैं। सर एक्चुअली ये चैलेंज है, क्योंकि अभी मैं एयरफोर्स के लाइव इंटरेक्टिव में बैठा बच्चों के साथ, ऑलमोस्ट पूरे देश से हजारों बच्चे उस लाइव इंटरेक्शन पे आए सौरभ सर के ऐप पर, और वहाँ जब बातचीत हो रही तो मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्या भी छेड़ा कि एनडीए में जब मैं जाता हूँ तो बच्चों का जो है दर्द मैथ का होता है कि सर मैथ में हमें अच्छा स्कोर करना है, परफॉर्म करना है, बट जैसे ही एयरफोर्स में मैं आता हूँ तो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो जाता है सर इंग्लिश सब्जेक्ट में। बट मूलतः जैसे आपने पॉइंट किया 9 क्वेश्चन के आसपास आपने गिना दिया सर जो ग्रामर पार्ट से बन रहा है, तो 50% का रोल सर। अब ये जो 50% का रोल है ये बच्चों को परेशान इसलिए करता है सर कि पूरी ग्रामर में मिलाकर हजारों रूल्स हैं जी, जिनके 5000 अपवाद हैं। एग्जैक्टली सब मिलाकर 4 से 6000 रूल्स का सर कॉम्बिनेशन हो जाता है। थोड़ा सा सर यहाँ इंटरप्ट करूंगा, तो हम ये मान के चलें कि इंग्लिश पेपर में जो कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस बनेंगे सर वो मतलब एक्सेप्शन पे बेस्ड होंगे क्वेश्चंस। सर एक्सेप्शन पे बेस्ड जरूर होंगे, लेकिन बच्चों को ये ख्याल रखना चाहिए कि एयरफोर्स के एग्जाम में जो इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा ग्रामर बेस्ड, उसकी जो लंबाई होगी वो मैक्सिमम 6 से 9 शब्दों की होती है जी। तो मतलब कोई भी ऐसा एक्सेप्शन जो 3-4 शब्दों को प्रभावित करता होगा इस कंपटीशन में नहीं पूछा गया है, ना ही आगे पूछे जाने के चांसेस हैं जी। यहाँ ऐसे एक्सेप्शंस और ऐसे रूल्स काम आते हैं जो एक पर्टिकुलर शब्द को प्रभावित करें। जैसे एक आध पर्टिकुलर एग्जांपल पे हम आ जाएं सर। अब जैसे हमने एक सेंटेंस बच्चों से कह दिया कि माय फादर गेव मी अ डैश एडवाइस टू क्वालिफाई द एग्जाम। मेरे पिताजी ने मुझे एक डैश खाली स्थान दे दिया, एडवाइस दी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब बच्चों को पहले यह ध्यान देना चाहिए कि एडवाइस जो वहां लिखा होगा वो ADVI CE लिखा हुआ है या ADVI SE लिखा हुआ है जी। फिर उसके बाद जब हम ऑप्शन से देखेंगे तो ये एडवाइस के बारे में बच्चे को याद रखना पड़ेगा, उसके पहले केवल A लगा देना पॉसिबल नहीं है जी। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने दिया इसके जब ऑप्शंस मिलेंगे 4, तो उन 4 में से एक ऑप्शन मिलेगा पीस ऑफ और एक ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक स्पेस विल बी ब्लैंक, माने नो वर्ड। बच्चा इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होगा
बाकी दोनों ऑप्शन जो भी दिए जाएंगे वो उनको नेगेटिवली डिक्लेयर रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। अब इन दोनों में उसे ये बात याद रखनी पड़ेगी कि एडवाइस के पहले अगर ए लग गया जी तो वहां पीस ऑफ लगाना पड़ेगा। जी। मतलब ये जो ब्लैंक हम फिल करेंगे लेफ्ट हैंड वर्ड राइट हैंड वर्ड दोनों को देखकर कर पाएंगे। आमतौर पे बच्चे ब्लैंक्स के सवालों में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो ब्लैंक के तुरंत बाद आने वाले वर्ड पर फोकस करते हैं केवल जी। ये ध्यान नहीं देते कि बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो पहले वाले वर्ड के हिसाब ज्यादा से डिपेंड करते हैं, सुटेबल वर्ड जी। देते हैं। That means और जी। एयरफोर्स के एग्जाम में सर ब्लैंक के क्वेश्चन हमेशा कॉमन एरर और इंप्रूवमेंट से ज्यादा आते हैं। क्या बात है। तो मतलब इंटरेस्टिंग बात यहाँ एक जो अच्छी पता चल रही है मुझे सर कि जब आप फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हो तो आपको बिल्कुल उस गैप के पहले का और बाद का दोनों का शब्दों का ख्याल रखना है और वो रूल के हिसाब से अप्रोप्रिएट वहाँ पे आपको वहाँ होना चाहिए। जी जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये बेहतर रूल रहा। फाइनली लास्ट टाइम में सर जैसे बच्चों को एक्टिव पैसिव एंड नरेशन के भी क्वेश्चन एयरफोर्स में जनरेट किए जाते हैं, तो किस तरह का क्वेश्चन होता है, क्या लेवल होता है? सर मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने हर मॉडल पेपर में ये बात कही है कि बच्चों तुम्हारे 20 सवालों में से 3 सवाल वॉइस नरेशन के मिलाकर और 1 या 2 सवाल रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के, ये 5 सवाल ऐसे हैं सर जो 5 नंबर बच्चे के निशुल्क होते हैं जी। थोड़ा सा फोकस करे, 1 घंटे 2 घंटे में इन चीजों को रिवाइज करे और वो ये 5 नंबर के लिए कंफर्म हो सकता है। आप जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, एयरफोर्स एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एक सवाल के सही और गलत होने से बहुत फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सही बात। नेगेटिव मार्किंग 20 नंबर का पेपर 25% की नेगेटिव मार्किंग 16-17 नंबर यदि बच्चे के आते हैं तो वो कॉन्फिडेंट हो सकता है कि अब उसका फेज 2 के लिए कॉल आ जाएगा। अमूमन यही रहा जब बच्चे इस बीच सिर्फ मॉडल पेपर अप्लाई कर रहे थे, जब मेरी बात हो रही थी बच्चों से, लगातार व्हाट्सएप पे भी बात होती बच्चों से, तो वहाँ बच्चे यही कह रहे थे कि सर हम मैथ और फिजिक्स में तो 22 खींच ले जा रहे हैं, बट इंग्लिश में सर हम 10 या 12 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा सर, क्योंकि अब हम कट ऑफ को 50 के नीचे मान ही नहीं सकते। जिस तरह का कॉम्पिटिशन और जितना टाइम मिल रहा है बच्चों को, आज अप्रैल का एग्ज़ाम आप जुलाई में देने जा रहे हैं, इस टाइम गैप में बच्चे बैठे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने एफर्ट्स किए, प्रयास किए और बेहतर करने की कोशिश की है खुद को। तो लाजमी सी बात है कि आपका इंग्लिश में 15-16 मार्क्स बना ले जाना है, ये आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करता है। दैट मीन आपने 20 मैथ फिजिक्स कर लिया और आपने 15 जो है इंग्लिश में भी स्कोर कर लिया, तो आप कितना पहुंच गए सर? 50। मतलब आप सुपर सिक्योर कंडीशन में जाके बैठे हैं, किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं है। फिजिक्स के कंपैरिजन में इंग्लिश में 16-17 नंबर लेकर आना माने 80% स्कोर करना आसान है। आसान है, बस बच्चों के फोकस की जरूरत है। एग्जैक्टली। जो बच्चों में सबसे बड़ी इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर सर मैंने भी गाइड किया अपनी तरफ से, ये डिपेंडेंट ज्यादा रह गए सर। और रूल कहते हैं एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उस रूल को पढ़ करके खुद एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप नहीं हो, क्योंकि रट के करने वाली चीज ये है ही नहीं, ये समझने वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया गौरव सर। एंड आई थिंक और खास बात है, बच्चों को बहुत ख्याल रखना है कि रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का 1 या 2 सवाल जरूर मिलेगा। अच्छा। तो हर बच्चा इस सवाल को करते समय बहुत फोकस इस बात पर करे कि सेंटेंस के 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। 99% मामलों में रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के सवाल में सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता, एजर्टिव होता है, वो सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। सब्जेक्ट को आप जज करिए, उसके आधार पे ऑप्शन को सिलेक्ट करने में बहुत सुविधा रहेगी। चलिए बहुत बढ़िया सर, लास्ट टाइम एक अच्छा मोटिवेशन है और मुझे लगता है बच्चे इस चीज़ पे काम करेंगे लगातार। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि सेशन हमें फास्ट करना है सर। तो मैं आऊँगा मधुर सर पे। ऑब्वियसली मधुर सर से आप बहुत रूबरू हैं और सर शुरुआत भी उसी डायलॉग से करेंगे। तो फाइनली जो है मैं मधुर सिंह, और क्या रहता है सर वो फिक्स वाला, वेलकम टू मेजर क्लासेस, मेरा नाम मधुर सिंह है। तो ये नाम जो है आप जब बोलते हो तो बड़ा मधुर और इट्स बिकम टैग लाइन। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली टैग लाइन बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि उससे ही आगाज हो जाता है। तो चलिए सर, टैग लाइन से तो बच्चे बहुत इंप्रेस हैं। अब अहम ये हो गया है कि लास्ट टाइम सर आपके उस एक्सपीरियंस और अनुभव का कुछ निचोड़ इन्हें मिल पाए। जैसे लास्ट ईयर अगर बात करें कि जो हम अंतिम समय में अगर बात करते हैं कैसी प्रिपरेशन हमको लेके चलनी है एक्चुअली, तो बच्चों को अगर हम बताएं कि बच्चों के जैसे 25 क्वेश्चन अगर आते हैं आपके सर, ठीक है, तो अमूमन अगर हम बात कर सकते हैं कि 15 नंबर की सर हम बाउंड्री लेके चलते हैं कि 15 नंबर अगर क्वेश्चन हम सही कर ले जाते हैं तो मेरे ख्याल से हम सेलेक्ट होते हैं जी। और इस 15 क्वेश्चन को करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे छोटे कंसेप्ट को अगर हम कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से हम उस चीज को कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर लें अंतिम समय में बच्चों, आपको जैसे किसी साइंटिस्ट ने मान लीजिए लॉ दिया, वो लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिल जाना है। इंस्ट्रूमेंट जैसे होते हैं,
जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो भी फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, वीट स्टोन, ये किस पे आधारित होते हैं, इनके क्वेश्चन आपको मिल ही जाने हैं। तो अगर हम इस छोटे छोटे चीज़ों को अगर हम सर बटोर लेना तो हम कम से कम 15 क्वेश्चन बड़े इजी टू प्रोसेस कर ले जाते हैं। और इस 15 क्वेश्चन को करने के अगर हम सोचें तो सर 25 क्वेश्चन अगर आते हैं, अगर हम 10 क्वेश्चन को अगर दिमाग में भी ना रखें, अगर सोच के देखिए कि 10 क्वेश्चन को अगर दिमाग में ना रखें, हम सिर्फ 15 क्वेश्चन की बाउंड्री रखें कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, और सेफ बाउंड्री मेरे ख्याल से सेफ बाउंड्री। बात ये बनती है कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। बच्चा 25 क्वेश्चन को जब करता है तो सर जो उसको नहीं आता उलझता उसी में जाता है जी। हमें 25 क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 20-22 मिनट मान लीजिए मिला, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 40 सेकंड मिलता है जी। तो एक टाइम मैनेजमेंट अगर हम मान लें कि हमें माइंड सेट कर लें कि हमको 10 क्वेश्चन छोड़ना है, तो 10 क्वेश्चन छोड़ने के बाद अगर हम देखें तो कम से कम फिजिक्स के 8 चैप्टर छोड़ सकते हैं। और लड़के में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हमने जो फेस किया है कि जैसे जो चैप्टर बड़ा है बोर्ड के लेवल पे जब बड़ा था तो उसको कंपटीशन उसी को पढ़ना चाहता है सर। कंपटीशन क्या कहता है सर कि अगर ये चैप्टर बड़ा है उसके क्वेश्चन मत करिए ना। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे सर फिजिक्स में होता है, जब भी एयरफोर्स या एनडीए लास्ट दिनों बच्चों में बात की जाती है तो 2 क्वेश्चन देता है, उसको 45 मिनट में पढ़ाया जा सकता है। और रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो रे ऑप्टिक्स को कम से कम हम लोग सर 10 दिन पढ़ाते हैं। तो 10 दिन कोई चीज पढ़ाया जाए उसमें से एक क्वेश्चन करने से बढ़िया ये है कि 45 मिनट का जो एक चैप्टर है उसमें से 2 सर लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं एयरफोर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 3 क्वेश्चन बच्चों के सुनने में मिला है कि 3 क्वेश्चन आया हुआ है जी। और इसी तरीके हम और भी चैप्टरों की जैसे बच्चों बात करें यूनिट डायमेंशन, ये 100% आएगा यूनिट डायमेंशन। और यूनिट डायमेंशन में एग्जामिनर बिल्कुल सतर्क है क्योंकि यूनिट डायमेंशन अब 11 का पहला चैप्टर होता है, तो यूनिट डायमेंशन में आपसे 11 का नहीं पूछेगा, वो पूछेगा 12 का, क्योंकि वो जान रहा होता है कि ये बच्चा भूल चुका है। इसको क्या कर सकते हैं, जैसे हम आपसे बात करें कि हम फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, वो तुरंत मुझबानी मुंह से बोल देता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो नहीं बता पाएगा, उसको करने में कम से कम 30 सेकंड लगेगा। तो आप अगर यूनिट डायमेंशन है इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आप 12th की प्रिपरेशन इस पे करिए कि यूनिट डायमेंशन 12th में निकालिए, इसके क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। इससे और भी कुछ चैप्टर सर होते हैं, अगर हम 25 क्वेश्चन में बात करें तो कुछ चैप्टर 10 कुछ चैप्टर होते हैं जिनके बगैर पेपर बन ही नहीं सकता। श्योर आएगा सर, फॉर्मूला तक फिक्स है कि उसमें आएगा। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड 2π√L/g पे 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे जिस शिफ्ट की बात किया जाए। इसी तरीके थर्मोडायनेमिक्स की बात किया जाए, थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस 100% आएगा, इसकी तो कोई वही नहीं है, 100% आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100% आएगा कि आएगा। तो अगर हम इस टाइप की चैप्टरों की लिस्ट बना लें तो हम बड़े इजी टू प्रोसेस इस 15 क्वेश्चन को करके अपनी बाउंड्री को क्लियर कर लेंगे और सिलेक्शन पा लेंगे। बिल्कुल सही मोटिवेशन है सर। मुझे भी लगता है कि अगर आप एक 15 का मार्का लेके चलते हैं तो लाजमी सी बात है कि आप 17-18 तक जा सकते हैं और मैक्सिमम आप पहले 15 आप टारगेट बनाएं। अगर आप 18 के आसपास खेल जा रहे हैं तो आप बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं। आप 18 फिजिक्स में ले गए, 18 मैथ में ले गए और बिल्कुल 15-16 आप इंग्लिश में भी ले पाए तो 36 वहाँ हो गया और इधर 15 मिला तो सर आप 51 के आंकड़े में जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल श्योर शॉट है। टाइम मैनेजमेंट जी। एक क्वेश्चन आया, मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन आया, यूनिट डायमेंशन की आया, तो एक क्वेश्चन को हमें 40 सेकंड मिलता है। तो कोई भी अगर हम बात करते हैं यूनिट डायमेंशन है, उसको टिक करने में जितना समय लगता है उतना ही है। मतलब मान के चलिए कि 4 से 5 सेकंड जो लगेंगे उसको पढ़ना है, ये चीज होती है, टिक मार दिए तो कम से कम हमारे 35 सेकंड 30 सेकंड बचे। बच्चा क्या करता है, एक क्वेश्चन में सिर्फ 5 मिनट दे बैठता है। उस क्वेश्चन में जो 5 मिनट उलझा रखा है उसको छोड़ दो, जो क्वेश्चन आपको 5 सेकंड 4 सेकंड में होते जा रहे वहां से समय को बचाते तो है, चुराते समय अंत में वही क्वेश्चन को दे दे इकट्ठा। बिल्कुल सच बात है, हो सकता है वो सही हो जाए लास्ट। तो ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी और हर बच्चे को ये मानना चाहिए कि जो क्वेश्चन आते जा रहा है आप तेजी के साथ करते। आपको कहीं भी लगा कि इसको लेकर मैं मिसअंडरस्टैंड कर रहा हूँ या इसको लेकर के मेरा कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, इसको लेकर के मैं डाउटेबल हूँ, संदेह तुरंत आगे बढ़े, इतना रिस्क मत लीजिए। ध्यान रखना चाहिए कि एयरफोर्स का एग्जाम टाइम गेम है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फौज का पूरा जो है सर इंडस्ट्री ही टाइम गेम है। बीइंग ए फौजी इंपॉर्टेंट है। और टाइम गेम में देखिए हम लोगों ने 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट कर दी ऑफलाइन, हाँ राइट टारगेट, क्योंकि पता है अगला एग्जाम भी इन बच्चों को जैसे भी 12 जुलाई से 18 जुलाई खत्म कर रहे हैं सर, इसके जस्ट बाद इनको अक्टूबर नवंबर में फिर एग्जाम देना है और मार्च अप्रैल में फिर से एग्जाम देना है। तो बिल्कुल टाइम गेम हम भी कर रहे हैं। 1 जुलाई से बिल्कुल ऑफलाइन आप सबका स्टार्ट है, तेजी के साथ कैंपस का हिस्सा बनिए और ज़बरदस्त तैयारी में लगना है। बट अभी आपको एग्जाम अच्छा करना है। तो चलिए सर मैथ की ओर बढ़ते हैं। सर बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें बताएं, बिल्कुल उनको पॉइंट बाय पॉइंट नोट करिए आप। मैथ के रोल को जब मैं देखता हूँ मैम 25 क्वेश्चन, तो वैसे देखा जाए तो ऑब्वियसली सिलेबस काफ़ी बड़ा है। अलजेब्रा भी पार्ट है बच्चे का, कैलकुलस भी है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट भी कवर करना है, 2D कोऑर्डिनेट भी है, मतलब ओवरऑल बड़ा है मैथ। तो कैसे बच्चा करे एयरफोर्स का कवर पूरे सिलेबस को, किस तरह के क्वेश्चन अप्रोच करे
और क्या उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस समय मैम लास्ट टाइम पे? सर देखिए, जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि एयरफोर्स के अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, और बेसिकली मैथ्स को आप 4 पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं। 4 ही पार्ट्स होते हैं मैथ्स के अंदर, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। और हम सभी जानते हैं कि जो अलजेब्रा है इट इज अ किंग ऑफ मैथ्स, और ऐसे कि मतलब अलजेब्रा एक ऐसा पोर्शन है जहां पर हम ये पढ़ते हैं, हम ये पूछते हैं कि एक बच्चा है वो 64 वाटरमेलन खरीदने जा रहा है, बट नोबडी वंडर्स व्हाई एंड हाउ। लाइक अब अलजेब्रा के अंदर बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं? बच्चे सोचते हैं कि जो अलजेब्रा है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को मेमोराइज अगर वो कर लेते हैं, फॉर्मूले को मेमोराइज कर लेते हैं तो दे कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। बट जैसे ही प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग हो जाता है तो बच्चे वहां पे स्टक हो जाते हैं। तो व्हाट इज द मतलब इसका हम क्या निकालें कि किस तरह से की ऑफ सक्सेस हो सकती है कि हम अलजेब्रा को किस तरह से आगे अप्रोच करें? तो इसके लिए बच्चे को करना क्या है कि आपको हर एक, इवन आप अलजेब्रा के अंदर छोटा से छोटा पार्ट भी अगर कर रहे हैं तो उसको करके लिख के देखें, उस पार्ट को मिस ना करें। अगर आप छोटे से छोटे पार्ट को भी लिख रहे हैं ना बच्चे, तो उसके अंदर आपका क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। सेम अगर मैं अलजेब्रा के अंदर और बात करूं तो अलजेब्रा के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला कि अलजेब्रा के अंदर आपको बेसिक अर्थमेटिक का आना बहुत जरूरी है, जो हमारी बेसिक अर्थमेटिक है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकंड, अलजेब्रा ऑलवेज डिमांड कि आप कभी भी डिवाइड बाय जीरो ना करें, डिवाइड बाय जीरो को एकदम भूल जाएं, अलजेब्रा से आप डिवाइड बाय जीरो चीज को हटा दें। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, हमेशा जो है आपके फैक्टर्स को एलिमिनेट करना सीखें, फैक्टर्स को एलिमिनेट करें, उसके अलावा किसी चीज को एलिमिनेट करने की जरूरत है ही नहीं अलजेब्रा में। ना नेक्स्ट थिंग, जो बच्चे अपने बचपन से सीख रहे हैं, बोर्ड मास रूल, आई से एक पैड मास रूल, ठीक है, वेयर पैड मास इज पी फॉर पैरेंथेसिस एंड ई फॉर एक्सपोनेंट एंड अगेन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वहां पर आपको पैड मास रूल को बिल्कुल की बना के चलना है अलजेब्रा का। एंड नाउ द लास्ट स्टेज की, जब आप अलजेब्रा की बात करते हैं तो वहां पर आपको नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव तरीके से सॉल्व करना है। नेवर स्केयर ऑफ द नेगेटिव नंबर। जो भी आप सोचते हैं, जब भी हम अलजेब्रा की बात करते हैं, जैसे ही नेगेटिव नंबर आता है बच्चा वहां मिस्टेक कर देता है। नेवर सेज कि नेगेटिव नंबर से आपको डरना नहीं है। एंड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फॉर्मूले आपके फ्रेंड होते हैं बच्चे, फॉर्मूले आपको डराते नहीं है, फॉर्मूले हमेशा, फॉर्मूले को अपना फ्रेंड समझो, फॉर्मूले ऑलवेज हेल्प्स यू। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे जो अच्छी चीज है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हम 2 ही चीजों को पढ़ते हैं, एक एंगल्स और एक लाइन। एंगल्स एंड साइड के बीच का रिलेशन ही है केवल ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो वहां केवल आप ट्राइंगल्स की ही बात कर रहे हैं। ऑल्दो वी नो कि जो हमारा मैथ्स है इसके अंदर बहुत सारे आपके पॉलीगन्स हैं, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल का खेल है। तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो अगर आप ट्राइंगल सीख जाते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री सीख जाते हैं, अगर आप ट्राइंगल के साथ खेलना सीख गए तो आप ट्रिग्नोमेट्री खेलना सीख गए। उसके बाद जब हम ज्योमेट्री पे आते हैं तो ज्योमेट्री किसके बारे में बात करेगी? आपकी पॉइंट के बारे में बात करेगी, सरफेस के बारे में बात करेगी, लाइंस के बारे में बात करेगी, मतलब इनके रिलेशंस को डिफाइन करेगी आपकी ये जो है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के अंदर जो, अगर हम सब जानते हैं कि जब हम किसी पिक्चर को देखते हैं सर, तो अब पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। ऐसे ही ज्योमेट्री के अंदर जब आप फिगर को बनाना सीख जाते हैं, जब आप ये सीख जाते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी है आप उसे कलेक्टिवली लिख सकें, आप क्वेश्चन से ये एक्सपेक्ट कर सके कि आपको दिया क्या हुआ है एंड अल्टीमेटली आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर आप ये 2 चीजें एक्सट्रैक्ट करके और डायग्राम बना लेते हैं तो ज्योमेट्री पे आपकी कमांड बहुत अच्छी हो सकती है। एंड नाउ जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है मैथ का, दैट इज कैलकुलस। एंड कैलकुलस बच्चे ये समझते हैं कि बिल्कुल अलग पार्ट हो गया, क्योंकि वो 10 तक पढ़ते नहीं है, आगे 11 12 में वो कैलकुलस को पढ़ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि कैलकुलस एकदम ही अलग चीज हो गई। बट अगर आप ध्यान से देखिए तो कैलकुलस जो है वो मिला जुला है आपका अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री प्लस आपका ज्योमेट्री। ये 3 चीजों को मिक्स करने के बाद फिर आप कैलकुलस पे मूव करते हैं। तो अगर आप इन 3 चीजों पे कमांड बना लेते हैं तो डिफरेंट जो आपका कैलकुलस है, वहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप कैलकुलस के अंदर x का डिफरेंशिएशन से लेके लिखना शुरू करें, आप x के डिफरेंशिएशन को भी कॉपी में सॉल्व करें और हाईयर चीजों तक जाएं, तो वो चीज आपकी कमांड बनाएगी। अब अगर मैं बात करूं कि अभी हम क्या करें, ये तो हो गया कि अगर मैं मैथ्स पे कमांड करना चाहूं तो किस तरह कर सकते हूं, बट अभी हम क्या करें मैम? तो अभी आप ये करो कि आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं बच्चे मैथ्स के अंदर जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे ही जाएंगे। जैसे मैं लॉगरिथम की बात करूं तो लॉगरिथम आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, उससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। वहीं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स से भी एक क्वेश्चन आएगा जहां आपको एडजॉइंट पूछा जा सकता है, आपसे इनवर्स पूछा जा सकता है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको पता होने चाहिए।
वहीं आपको नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स के बीच में बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब यही हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट के अंदर आपको सिंपल क्वेश्चन डिटर्मिनेंट निकालने को पूछ सकता है या आपको नॉन ट्राइवल सोल्यूशन के बारे में पूछ सकता है। आप वेक्टर से बात करें तो वेक्टर के अंदर आपको क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। जब आप लाइन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन से भी आपका क्वेश्चन बनेगा एंड स्ट्रेट लाइन में आपको पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं एंड डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो अगर आप लास्ट टाइम में पढ़ ले तो यू कैन गॉट 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दीज पोर्शंस ओनली। तो जिस बच्चे ने अभी थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन कर रखी है वो अगर कुछ इन टॉपिक्स हो, जैसे वेक्टर हो गया, स्ट्रेट लाइन से ये जो मैंने 3 टॉपिक बताए ये हो गए, उसके अलावा आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, लॉगरिथम हो गया, सेट थ्योरी में आप पावर सेट क्या होता है, आपका यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ये पोर्शन अगर आप सीख लें तो सेट थ्योरी भी आपका कंप्लीट है फॉर एयरफोर्स। वहीं अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्चे आप आयोटा देख के डर जाते हैं कि ये आयोटा क्या होता है। ठीक है, जैसे ही हम नंबर से सर लेटर्स पे मूव करते हैं तो बच्चों को डर लगने लगता है क्योंकि हम हमेशा नंबर्स देखते आए हैं आज तक, और जब बच्चे लेटर्स पे मूव करते हैं, अलजेब्रा में भी यही है कि अलजेब्रा इज नॉट अबाउट एक्स, अलजेब्रा इज अबाउट वाई। हमें ये सीखना है कि ये चीज हो क्यों रही है, हमें ये नहीं देखना कि इसके अंदर एक्स है और इसकी वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पर इसकी आपका जो स्टैटिस्टिक्स है, इसके अंदर आपको बेसिक जो मैंने आपकी पिछली जो वीडियोस ली हुई है जहां हमारा एक शेड्यूल चल रहा था वहां पर स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है वहां मैंने बताया कि आपको मीन मीडियन कैसे चेंज होती है उसकी एक टेबल है वो याद रखनी है। सिमिलरली आप जब कॉनिक सेक्शन में आते हैं 2018 एंड 19 के पेपर में जो एयरफोर्स का हुआ है सर, वहां पर जैसे कि बच्चों के जो रिव्यू आए हैं उससे पता चला है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कॉनिक सेक्शन एंड आपका इससे आया है कैलकुलस से, और कैलकुलस में भी पर्टिकुलरली फ्रॉम लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कॉनिक सेक्शन में आपको जनरल फॉर्मूले याद रखने हैं, सर्कल में भी आपको जनरल फॉर्म याद रखनी है एंड रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये याद रखनी है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अगर बच्चा लास्ट टाइम में भी पढ़ ले तो वो अच्छे से क्रैक कर सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस टाइम पे बच्चे को जरूरत है कि वो 2 प्रैक्टिस पेपर कम से कम सॉल्व करे। अगर वो एक दिन में 2 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, उसको अपनी एबिलिटी भी पता चलेगी और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। बिल्कुल, हम लोग लगातार मैम उनको मॉडल पेपर दे भी रहे हैं एंड दैट इज द ओनली पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा है, इस पे एक शॉर्ट टाइम चाहूँगा मैं। बच्चों का जैसे रहता है 25 क्वेश्चंस हैं, तो एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि जो गिवन टाइम है, एग्जैक्टली कहने को 25 मिनट है बट प्रोसेस होने में 22-23 मिनट ज़्यादा नहीं मिलता बच्चों को, तो आपको क्या लगता है कि कितना कॉम्फर्टेबली क्या टारगेट बच्चे लेके चले, कितना क्वेश्चन मेरे को करना और इजीली अगर वो इन कॉन्सेप्ट पे काम किए जितना क्वेश्चन वो अप्रोच किए, जैसे कि अभी बताया सर ने। स्किपिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हम मैथ्स की, फिजिक्स की, इंग्लिश की, किसी की भी, आर्ट ऑफ स्किपिंग बच्चे को आनी चाहिए। क्वेश्चन छोड़ने की आदत बच्चों में होनी चाहिए। बच्चा क्वेश्चन छोड़ता ही नहीं है, बच्चे को क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। अगर उसे दिखता है, जब वो बच्चा प्रैक्टिस करता है ना सर क्वेश्चन की, तो हमें पता है कि जो हमारा पेपर बनता है उसके अंदर 40% आपके इजी क्वेश्चन है, 40% मॉडरेट एंड 20% हार्ड क्वेश्चन है, और बच्चे को वही क्वेश्चन पहचानना है जो हार्ड है, उसे छोड़ के चलना है आगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हर क्वेश्चन के लिए, चाहे वो आपका इजी है, चाहे हार्ड है, चाहे मॉडरेट है, आपको हर क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क्स मिलेगा। तो हम क्यों हार्ड क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट करें, हम उस क्वेश्चन पे अपना टाइम देंगे जहां से हमारा टाइम भी बचे एंड हमें मार्क्स भी मिल जाए, क्योंकि हम इजी क्वेश्चन को अच्छे से पहचानते हैं। वी ऑल नो, हम सब ने अगर मैथ्स थोड़ी भी पढ़ी है तो हम इजी क्वेश्चन को पहचानते हैं और हम इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर हार्ड क्वेश्चन के लिए हमें टाइम बचाना है। वो कैसे बचेगा, जब आप एक बार क्वेश्चन को स्किप करेंगे। तो मेरा बच्चों से यही कहना है कि आप पेपर को, मैथ्स के पेपर को 2 पार्ट्स में करें। पहले सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करते जाएं जो आपको लग रहा है कि हाँ मतलब आप तुरंत कर लेंगे, देखने के आपको आ जा रहा है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि अब ये क्वेश्चन तो मुझे आता है पर मैं सॉल्व करूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो छोड़ दो उसे, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ के पूरा पेपर 1 गो में कर लो। देन अब आप सेकंड टाइम में उन क्वेश्चंस पे आओ जो आपको लगता है कि आपको आते हैं और आप कर लोगे। अभी भी उन क्वेश्चन को बिल्कुल टच मत करो जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद मुझे नहीं आता, उसको वैसा ही छोड़ दो। पढ़ने में भी टाइम वेस्ट करने की उसको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अब उस क्वेश्चन को करना है जो आपको लगता है आपको आता है और आप कर ले जाओगे, अब उसको करो। और अब अगर आपके पास टाइम बच रहा है लास्ट में, तो गो फॉर दोस क्वेश्चन जो आपको लगता है कि मेरे को आते भी नहीं है बट लेट्स ट्राई, तो आप उसको कर लो फिर लास्ट में। अभी डिस्कशन में एक बहुत बड़ा प्रश्न शायद बच्चों के दिमाग में बन रहा होगा, सर बार बार ये बात हो रही क्वेश्चन अप्रोच करिए, क्वेश्चन अप्रोच करिए।
ऑब्वियसली हम अपने मॉडल्स पेपर दे रहे हैं, बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एनफ नहीं है कि उतने से क्वेश्चन उनका हो जाए। अब यहाँ पे डिमांड बनती है कि सर एक ऐसी बुक भी सजेस्ट करिए कि जिसके माध्यम से जो है हम लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। तो लास्ट टाइम आ चुका है, तो अब तो मैं यही बिल्कुल MKC पब्लिकेशन बेस्ट है, हमारी बुक बेस्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इन चीज़ों में उलझने का समय नहीं है। नाउ वट एवर मटेरियल यू हैव, क्योंकि ये प्रश्न पूरे देश के बच्चों का है कि सर लास्ट टाइम फ्रॉम वेयर आई विल गेट द मटेरियल। तो ऑब्वियसली मैं यही कहना चाहूँ, जो मटेरियल्स आपके पास हैं, जो क्वेश्चंस आपके पास हैं वो बढ़िया हैं, उन पे आप काम करिए। और अल्टीमेट सर मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट और रिवाइज अच्छे से कर ले जाएं और उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अच्छे एग्जाम्पल्स कर लें, तो मुझे लगता है कि कोई भी सवाल आपके सामने होगा, आप आसानी से उसको कर पाने में कामयाब होंगे। एंड ऑब्वियसली ये बड़ा प्रश्न सर पूरे देश को लेके है गौरव सर, कि एक जो ऑथेंटिक मटेरियल की बात आती है डिफेंस प्रिपरेशन के लिए, 15 साल हो गए सर इस इंडस्ट्री में और इस क्षेत्र में काम करते हुए। ये लगता है कि इन 15 सालों में कहीं ना कहीं ये कोरोना एक जहाँ बुरा दौर लाया, तो कहीं ना कहीं उसने सीख भी दी कि हम बच्चों के लिए कुछ बेहतर बनाएं, निर्माण करें, उन्हें दें। क्योंकि सर किसी भी कंपटीशन का अपना एक परमानेंट स्टैंडर्ड होता है। अगर उसको आप ज़्यादा पढ़ाएंगे तब भी दिक्कत है, और कम पढ़ाएंगे तब भी दिक्कत है। और सटीक पढ़ाई तो सर तभी मानी जाएगी जब उनको वो क्वेश्चन मिल पाएंगे जो उनके कंपटीशन से बिलोंग करते हैं। एग्जैक्टली सर, इसीलिए जो MKC पब्लिकेशन की हमारी इस समय बुक्स आ रही हैं, मतलब 2021-2022 सेशन की ये किताबें जब आपके सामने आएंगी सर, तो आप इसको देखकर खुश हो जाएंगे। एनडीए के लिए एक अलग स्टैंडर्ड है, एयरफोर्स के लिए एक अलग स्टैंडर्ड है। हमने बाकी पब्लिकेशंस को कॉपी नहीं किया, हमने एक ओरिजिनल रिसर्च टीम ने अपना रिसर्च करके बच्चों से ऑनलाइन एग्जाम में आने वाले सवालों के लेवल को जज करके तब उसके लिए एक्सरसाइज का कंटेंट तैयार किया गया है। तो अभी तो बस यही कहना चाहता हूं कि हम काम कर रहे हैं, जल्दी अगले एग्जाम से पहले आपको बेहतर किताब देंगे और सामने लेके आएंगे, और आपके सामने उन किताब को लेके बैठेंगे ऑनेस्टली और आपके सामने रखेंगे। और ये बिल्कुल प्रचार वाला विषय नहीं, ये सच्चाई है जो हम लोगों ने दिल से की है और आपसे हम ये बात कह रहे हैं। और आश्चर्य और दुख इस बात का था कि अब से पहले किसी पब्लिकेशन ने इतने सारे बच्चों के लिए इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। और तो ऑनेस्टली बोलूं तो ठीक है, लास्ट टाइम है तो कुछ किताबों के नाम मैं सुनते आ रहा हूं पिछले 25 सालों से सर, और बड़ा सरप्राइज महसूस करता हूं कि कंपटीशन का स्तर कहां से कहां गया है। कंपनियों की किताबें हैं जो खुद को शिक्षा नहीं, मार्केट की कंपनी के तौर पर, MNC के तौर पर चलाती है, और वो अपग्रेडेड नहीं है सर, अपग्रेडेड नहीं है, और वो एक से ज्यादा कॉम्पिटिशंस में एक जैसा मटेरियल दे देते हैं। और जब कहते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं होता है तो आदमी जो होता उसी को बेहतर करके काम चला रहा होता। और ये एग्जैक्टली इंडिया में हम डिफेंस सेक्टर में स्पेशली देख पा रहे हैं। बट ये देश चिंता ना करे, मेजर कलसी क्लासेस जिंदा है और वो बेहतर देगा, और बहुत जल्द हम आपके सामने ऊपर इस सीरीज लेके आएंगे जहां आपको बेहतरीन मटेरियल्स का डिस्कशन भी हम दिखाएंगे। चलिए बिल्कुल, एक्स ग्रुप में हमने इंग्लिश की बात कर ली, फिजिक्स की बात कर ली, मैथ की बात कर ली, तो बहुत सारे बच्चे XY के हैं और बहुत सारे बच्चे Y के हैं। तो सबसे पहले जीके पार्ट पे आऊँगा मैं, फिर अर्थमेटिक रीजनिंग क्रमशः कवर करता हूँ। तो JN सर बिल्कुल बच्चे तो आपको पहचान ही रहे हैं, एंड दे आर बिग फैन ऑफ योर सर, और हमेशा आप उनके लिए R&D करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। और कमाल की बात, इस बीच लॉकडाउन में आपने कुछ ज़्यादा ही काम किया, तो इट्स ऑलवेज बेटर एक्सपोजर, एंड आप क्वेश्चंस भी उस तरह से परोस रहे हैं बच्चों को जो उनके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद हो। तो किस तरह से सर आप जीके के रोल को देख पा रहे हैं, स्पेशली रागा सेक्शन में जा करके? जी, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे इन बच्चों के लिए। आज इस छोटे से पल में हम आज फिर एक ट्रिक देना चाहेंगे, बहुत ज़रूरी है सर। जैसे हमारे सभी शिक्षक बंधु बताए कि सब विषय यहाँ इम्पॉर्टेंट है, सब कठिन है, और अगर इन बच्चों से हम कहें तो हमसे बड़ा विषय कोई है ही नहीं। तो GS सबसे ब्रॉड सबसे ब्रॉड है, कहाँ शुरू है कहाँ अंत, इसका कुछ नहीं। हाँ, लेकिन चूंकि बच्चों का एग्जाम एकदम सिर पर आ गया है, एयरफोर्स को देखते हुए चूंकि उसमें केवल 5 प्रश्न आते हैं, लगभग हम मान के चलते हैं, तो 5 से 7 भी हो सकता है, यही दायरा रहता है, ये मैक्सिमम सर। ये अगर हम GS को 2 भाग में बांटते हैं, एक ट्रेडिशनल GS और एक जो है जैसे करंट को देखते हुए, मतलब जनरल अवेयरनेस के तौर में, जनरल अवेयरनेस जी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इको, तो हिस्ट्री से ज्यादातर एक युद्ध से संबंधित वार से पूछता है, और वार बच्चे जानते ही हैं, स्वयं किए भी होते हैं, इसलिए बक्सर का वार, प्लासी हो गया, बच्चों का सर युद्ध में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अब उनको फायदा भी मिलता है इसका, प्रश्न तो गत्व सही कर ले जाते हैं। जहाँ तक पॉलिटी की बात है तो वहाँ पर वो जो है मंत्रिमंडल और राज्यपाल और प्रेसिडेंट, इन सबका स्थिति
पूछते हुए यहाँ तक कि करंट में भी उसको टच करा देता है वर्तमान में अमुक राज्य के गवर्नर कौन है, तो इन्हें जानना चाहिए। और इसका भी तो हमारे लिए जो है एक हम बहुत बढ़िया ट्रिक भी बनाए हैं। हाँ जी, वो ट्रिक बताएं सर, ट्रिक बड़ा जरूरी है। मैं सब सब्जेक्ट की ट्रिक मांगूंगा पहले आपसे। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक बच्चे यदि इस कम समय में सोचें कि क्या पढ़ लें हर हाल में हो जाए, तो उसके लिए भी कुछ बिंदु हैं। जैसे मुद्रा है, करेंसी, तो प्रमुख देश लगभग 50-55 देशों की मुद्रा, वो अलग बात है कि 195 देश हुआ करते हैं, सब नहीं जान रहा है। अगर 50 देशों की मुद्रा जान जाए, उनकी कैपिटल जान जाए, तो उनका कभी भी रंग यहाँ से नहीं होगा। दूसरा वो जो विश्व है प्लस भारत का भी मोन्यूमेंट से संबंधित पूछता है, स्मारकों के बारे में पूछता है। और भारत के अगर हम सिटी की बात करें, यहाँ के भी सिटी का उपनाम पूछ लेता है, दुनिया अन्य देशों के भी नाम का वो पूछ लेता है। और इनसे भी बढ़ करके अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे वर्तमान में ऐसा भी हो सकता है टोटल वो करंट से ही पूछ ले, और करंट के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, सीधे सीधे खेल जगत या आधुनिक किताबें जो हुआ करती हैं इन सब पर वो फोकस कर दें। और जहाँ तक ट्रिक की बात है, बच्चे जानते भी हैं, मानते भी हैं। सबसे बड़ी बात तो हम यही कहेंगे, एग्जाम में बैठने पहले मेरा सारा वीडियो एमकेसी लर्निंग ऐप का वो देख लें, निसंदेह उनको लाभ होगा। क्योंकि बहुत सारी वहाँ पर मैंने ट्रिक दे रखी है, एक वीडियो में 7-7, 8-8 ट्रिक हुआ करते हैं। और उसी ट्रिक के क्रम में एक हमें सारे बच्चे बताते हैं कि शहरों के डिजाइनर या वास्तुकार से संबंधित आया, तो इन बच्चों के लिए हम कहना चाहेंगे बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जैसे चली दिल लूट कल जब वो मुंबई में, तो यहाँ पर च से चंडीगढ़, ली से ली कार्बूसी है। तो आपसे पूछा जाता है चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन है, ली कार्बूसी है। दिल लूट, दिल से दिल्ली और लूट से लुटियंस, तो एडविन लुटियंस इसका जो है डिजाइनर हुआ करता है। कल जब, कल से कलकत्ता जिसका आधुनिक नाम कोलकाता है, जब से जब 4 नाक हुआ करता है। मुंबई मुंबई मीन्स मुंबई, और कई बार इनके यहाँ पूछा गया है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। दिल्ली की भी अगर बात हम करते तो वहाँ इंडिया गेट पूछा गया है। चंडीगढ़ से भी अगर हम उनको घुमा देखें, सिटी ऑफ रोजेज पूछा गया है। तो यहाँ मुंबई से मुंबई और से अंगियार, तो इन सब के लिए ये आप तो हम बता दे रहे हैं बच्चों क्योंकि उनके सिर पर एग्जाम आ गया, लेकिन इसके लिए उनको यहाँ आकर के हम लोगों से इस विशेषज्ञ टीम से मिलना पड़ेगा। उनको हम लोगों के जो अभी तक वर्कआउट किए हैं, जो काम किए हैं, यहाँ तक कि बुक में भी संकलित करने के प्रयास किए हैं, उनको आकर के उसे लेना होगा, पढ़ना होगा, तब जा करके वो जो 5 क्वेश्चन समझ रहे हैं सारे विषय आपको केवल उस लेवल पे पहुंचाएंगे। हमारा जीएस ही तो आपको मेरिट में लाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि आप फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं। हम बच्चों को यही कहेंगे, तत्काल ऐसे आप सारे वीडियो को देख करके आप काम चलाएं। इसके बाद शीघ्र बगैर समय खोए ये हम लोगों के पास पहुंचे, यहाँ पर उपस्थित हों। बिल्कुल सर, और हमारे पब्लिकेशन को पढ़ें। बच्चे धुआंधाड़ आ भी रहे हैं सर, टेंशन मत लीजिए। सौरभ सर अकेले दहाड़ते रहते हैं, अब तो हम सब मिल के दहाड़ रहे हैं। तो आई थिंक नहीं सर, वो तो हम लोगों ने डायलॉग ही दे दिया है ना सर, जंग अगर जंग के मैदान में है तो पढ़ाई क्लासरूम में है, तो डिफेंस की पढ़ाई केवल एमकेसी के क्लासरूम प्रोग्राम में है। तो ये तो फिक्स डायलॉग है सर। वो एक टैगलाइन हम लोग ने देश में दिया जब परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहीं, तो हम लोगों ने कहा था कि हैशटैग ऑनलाइन पढ़ेगा इंडिया, और तभी फौजी बनेगा इंडिया। और हमने प्रूव किया उस चीज़ को, उस हिसाब से पढ़ाया, उनको प्लेटफॉर्म दिया और उन्हें एहसास कराया। और जब हम ऑनलाइन में वो महारत दे दिए सर, तो ऑफलाइन में तो हम हैं ही हैं, उसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बिल्कुल सर, अब आ जाते हैं अर्थमेटिक के रोल को लेके। रीजनिंग का बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। लास्ट टाइम जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया, वाई ग्रुप में स्पेशली जो है देखने को मिला। बट उससे पहले अर्थमेटिक पे, फिर देन कम टू द रीजनिंग पार्ट। मौर्य सर बताएं कितने क्वेश्चन सर, और किस तरह के क्वेश्चन, और क्या करें बच्चे लास्ट टाइम पे। वाई ग्रुप में सर रागा के सेक्शन में जहाँ तक बात होती है, जब हम अर्थमेटिक की बात करते हैं सर, तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन हमको मिलते हैं सर जी। और ये 8 से 10 क्वेश्चन सर, बच्चे कुछ जो नहीं पढ़े होते हैं उनको लगता है कि अर्थमेटिक हमने कभी पढ़ा नहीं है, कैसे करूं। साइंस स्ट्रीम वालों का थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है। साइंस स्ट्रीम वालों नहीं सर, वास्तविकता है सर कि साइंस स्ट्रीम वालों को नहीं होना चाहिए दिक्कत। हाँ, होना तो नहीं चाहिए सर। वो अलजेब्रा का जो पोर्शन करता है सर, विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ही करता है सर, पूरा का पूरा सर उसी पर बेस्ड होता है। जैसे मैम ने अभी कहा था
कि जो वार्डमस होता है उसको हम पी वार्डमस कर रहे हैं, तो हम उसमें एक वर्ड और जोड़ रहे हैं सर, उसको हम वी वार्डमस कहते हैं। जो वर्नाकुलम होता है, रेखा कोष्टक होता है, अब वहां से भी एप्लीकेशन सर उस पर बेस्ड आते हैं। इस बात का बच्चों को ध्यान रखना होगा कि अगर सिंप्लीफिकेशन जैसे चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें वी वार्डमस का यूज करना पड़ेगा, तो हमारा क्वेश्चन सर वो सही होता है। ये मॉडरेट है सर, अभी ज्यादा ही क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। इसके बाद और चैप्टर्स की बात करता हूँ सर, जैसे परसेंटेज कर लेता हूँ सर, प्रॉफिट लॉस कर लेता हूँ। तो ये सारे सर ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो क्लास 8 तक बच्चा जनरली पढ़ के आया होता है सर। ठीक बात है। और ये भी है सर कि वही क्वेश्चन यहाँ आते हैं सर, लेवल वही होता है, बीच में बच्चों की गैपिंग होती है। ये चैप्टर्स उसको 9, 10, 11, 12 में नहीं मिलते, इसीलिए उसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये कैसे पढ़े, हम कैसे इसकी तैयारी करें। तो बच्चों को सर इस समय प्रेजेंट टाइम में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उनको अपने बेसिक पर ही ध्यान रखना चाहिए। और अर्थमेटिक जैसे कॉन्सेप्ट पर अगर बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन बहुत इजीली हो ला सकता है जी। उसमें बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए, उसे एक बार रिवाइज कर लो, बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस रहे। कुछ बच्चे कंफ्यूज जरूर होते हैं, कहते सर इसमें हमें ट्रिक चाहिए। हाँ, ट्रिक का एक बड़ा प्रश्न रहता है, बड़ा रोल होता है सर। जबकि मेरा मानना है सर कि अगर बच्चे का सर कॉन्सेप्ट है, अगर 10th तक या 8th तक ही उसने मैथ सर कर रखी है, तो उसे ट्रिक की जरूरत नहीं सर, वो इजीली क्वेश्चन यहाँ क्वालिफाई कर ले जाएगा जी। यही होता है क्योंकि सर अर्थमेटिक एक्चुअली समझने वाला सब्जेक्ट है। ट्रिक्स जितना जीएस में काम आएंगी इतना अर्थमेटिक्स में काम नहीं आती सर। तो मतलब बच्चों के डरना ही नहीं है, वो ये समझ लें कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट वर्जन है। तो आत्मविश्वास बढ़िया रखिए और एक बार जा करके कॉन्फिडेंटली अर्थमेटिक के क्वेश्चन अप्रोच करिए आप, और अप्रोच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर हनुमान बैठे हैं। यहाँ सर हमने जो फिजिकली सर जो ऑब्जर्व किया है, बैचेज में ऑब्जर्व किया है सर, जो एक्स ग्रुप का बच्चा होता है सर, वो अधिकांशतः क्वेश्चन अर्थमेटिक का सर कर लेता है। अच्छा, वो कर लेता है सर, उसके पास वो एफिशिएंसी होती है क्योंकि अलजेब्रा से अटैच है और पहले से उसके बेसिक क्लियर है सर। पर्टिकुलर जो वाई ग्रुप का बच्चा होता है सर, वहीं पे थोड़ी उसको तो कारण भी है सर, या तो बायो से आता है, या तो कॉमर्स से आता है, आर्ट से भी आ सकता है, या स्पेशली जो साइंस स्ट्रीम में कमजोर रहा, उसको लगता है मैं मैथ फिजिक्स कर ही नहीं पाऊंगा, तो वो वाई ग्रुप के लिए आ जाता है। तो उसमें एक फियर फैक्टर तो रहता है। सर ये एग्जाम्पल सर कट ऑफ बता रहा है। बिल्कुल सर, इस बार का कट ऑफ उठा के हम देख लें तो वही तो एग्जाम्पल सेट हुआ, वाई ग्रुप को भी समय मिला सर, बट 29 पॉइंट जो है 50 के आसपास जो है कट ऑफ आना, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं, और इससे पहले सर 38 तक पहुंच गए, जी जी, गिरावट आ जाना एक, तो कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर जो है वो बना हुआ है। अदरवाइज सर अगर रागा सेक्शन की बात कर सर 30 क्वेश्चन होते हैं पूरे रागा से ही बच्चे का सर लगभग क्वालिफाइंग पोजीशन पे होता है। को 30 क्वेश्चन अगर रागा का मिला के कर लेगा सर तो क्वालिफाइड कर जाएगा। नहीं सर, कटा सेक्शनल कट ऑफ है सर, आपको इंग्लिश में भी स्कोर करना पड़ेगा। अगर वहाँ अगर 10-12 नहीं किया सर तो नहीं गए। अच्छा, हाँ वो ये है, उसको मेरिट पहुंच सकते, लेकिन इंग्लिश की कट ऑफ एक्स और वाई दोनों में काम आनी है। और सबसे बड़ी बात, बच्चा जब जीडीएसआरटी के लिए बैठेगा जी, तब केवल इंग्लिश ही काम आएगी, इंग्लिश ही काम आएगी। मतलब फेज 2 में उसका एक अहम रोल बढ़ जाता है, और शायद तभी बच्चे इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और इतनी वैल्यू देते हैं। बट घबराइए मत, इंग्लिश में हम लोग बिल्कुल एक्सपर्ट बनाएंगे आपको। आ जाते हैं रीजनिंग पे। द वाइटल रोल इन द वाई ग्रुप, मुझे लगता है कि सर सबसे ज्यादा नंबर है, सबसे बड़ा जी, मतलब एक हैवी नंबर आप क्वेश्चन एक हैवी नंबर आप क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि जो है रागा पार्ट से आ रहे हैं। सर रीजनिंग पढ़ाते आप बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, मुझे आपके स्टाइल काफ़ी पसंद आती है। मैं अक्सर आपके वीडियोस कभी कभी देख लेता हूँ, वो अल्फ़ाबेट वाला जो आप समझाते रहते हैं। एक्चुअली अल्फ़ाबेट मौर्य सर मेरे को समझा दिए थे, तो फ्रॉम दैट टाइम इट्स इंटरेस्ट गॉन लॉन्ग, काफ़ी इंटरेस्ट उसमें बढ़ गया है। सर बताएं रीजनिंग का रोल क्या, लास्ट टाइम बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों मैं आप सभी से यही कहूँगा, रीजनिंग एक ऐसा सिलेबस है सर एक्चुअली जो कि बच्चे 12 तक पढ़े ही नहीं रहते हैं। इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि रीजनिंग क्या है। वो अचानक से जब 12th पास करते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हैं, XY ग्रुप में आते हैं, तब उनको पता चलता है रीजनिंग क्या है, या पहले भी जानते भी रहते हैं तो उनको ये नहीं पता होता इसमें पढ़ना क्या है, क्या चीजें होती हैं रीजनिंग में। कहीं ना कहीं थोड़े मोटे क्वेश्चंस देखे रहते हैं, लेकिन जब वो कंपटीशन में आते हैं तो उनको इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। और मेरा मानना है सर रीजनिंग रागा सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। और सर अगर इन क्वेश्चन में जिन बच्चों ने नंबर गेन नहीं किया तो 101% डर है बच्चों, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि एक ऐसा सेक्शन है जो कि सारे बच्चे करते हैं सर। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो कि सारे बच्चे करते हैं, हालांकि आप कभी नहीं पढ़े होते हैं, डायरेक्टली इसे पढ़ते हैं 12th के बाद, लेकिन फिर भी बच्चों कहीं ना कहीं ये सेक्शन ऐसा है जो कि इजी है। सर हमारे फौज में सर मतलब ये तो 10+ स्टैंडर्ड नॉन कमीशन कैटेगरी है, फॉर द कमीशन कैटेगरी सर
रीजनिंग हैव अ वाइटल रोल सर, Yes, sir. इट डिसाइड कंप्लीट आईक्यू लेवल, IQ level. और जो ग्रेड्स आपके आईक्यू के बनते हैं Yes, sir, yes, sir. वही डिसाइड कर देते हैं टिल कॉन्फ्रेंस व्हेन यू आर इन बॉर्डर लाइन केस, Yes, sir. मतलब इन इंटरव्यू साइकोलॉजी जीटीयू आपने उतना अच्छा नहीं किया एंड यू आर इन बॉर्डर लाइन केस, जी सर, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस Yes, sir. जब पूरा बोर्ड पैनल बैठा होता है वहाँ पे और कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा जाता है जी सर। कि इस बंदे का OIR का स्टेटस, मतलब जो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट जो जो कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग से ही है सर, और वहाँ पे अगर उसका ग्रेड अच्छा गया और बाकी बॉर्डर लाइन भी रहा सर, तो बच्चे को रेकमेंड कर दिया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द IQ गेम। तो आपने बिल्कुल सही बात कही, जितने भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनका IQ अच्छा होता है, तो लाजमी सी बात है कि रीजनिंग में ऑटोमेटिक वो अच्छे परफॉर्मर होते हैं। अच्छा करते हैं। हाँ, अब वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गई, अब जरूरत है कि आपको और अच्छा करना है तो थोड़ा सा वर्क अपना और फोकस बढ़ाना और होगा। सर मेरा मानना है ना कि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है, अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो छूट सकता ही नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस गिवन है, आपके सामने आंसर गिवन है। अगर आप, बिकॉज आपको पता है कि जैसे कोई डिकोडिंग एग्जांपल ले लेते हैं तो उसका ऑलरेडी उसका दिया रहता है कि इसका डिकोड ए होगा, बस हमें यही देखना है आखिर इसमें हो क्या रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, जो भी हो रहा है वही हमें अप्लाई कर देना है। और बस थोड़ा बहुत अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो चीजों को बेहतर कर पाएंगे। सर अगर नॉन वर्बल की बात करें तो सारे क्वेश्चंस हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से बच्चे कर सकते हैं। बिकॉज आपको बता दें बच्चों, कभी भी नॉन वर्बल का कोई भी क्वेश्चन आता है, एम्बेडेड फिगर, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, कोई भी आता है, बस आपको ये देखना होता है, ध्यान से फिगर देखो और जो भी आपको ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तुरंत आप समझ जाएंगे कि इसका कौन सा आंसर है। बस आपको जरूरत है इस पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी वर्क करने की, प्रैक्टिस करने की। अगर आप इस पे इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस गेम, Yes, sir. और आप कितनी कंसंट्रेशन के साथ उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं Yes, sir. वो बहुत मायने रखता है आपके सटीक रिजल्ट को फाइंड आउट करने में। और बहुत अच्छी बात कही सर कि प्रश्न तो है ही सर, बट आंसर सामने रखा है। बोले तो किसी भी तरह का आपको न्यूमेरिकल मेथोलॉजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कॉमन सेंस एंड कंसंट्रेशन आपका काम कर रहा है तो यू कैन परफॉर्म वेल, आप बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सर इट वाज रियली लवली डिस्कशन ना है, तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड सर। लास्ट टाइम गौरव सर बच्चों के लिए जो है कुछ लाइन हो जाए। सर बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि गिरते हैं जंगे मैदान में घुड़सवार ही, वो तल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। क्या बात है। मंडे से आप लोगों का एग्जाम है, इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, भरोसा रखिए, परफॉर्म कीजिए। मधु सर बच्चों के लिए एक लाइन। बिल्कुल बच्चों, टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा स्किप, जैसे मैम ने ही बताया, स्किप करने पे ज्यादा उसमें ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन बिल्कुल होगा आपका, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मोरा सर। बच्चों एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं, एयरफोर्स के एग्जाम में जो आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल होना है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन आप प्लेन पे रहोगे, कहाँ जाओगे? एक ही लाइन कहना चाहूंगा बेटा, बना सितारों की पगडंडी, तुझे चांद पर जाना है, वहाँ की बंजर धरती पर एक सुंदर सा बाग लगाना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मधु मैम प्लीज। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी बच्चों आपको कि आप अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हो और अपने ऊपर भरोसा रखिए, फोकस्ड रहिए, काम रहिए, और अब जितना आता है बस उतने पे ही फोकस रखिए। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जैन सर प्लीज सर। बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जीएस ब्रॉड है, बार बार पढ़ते रहें। और फिर एक बार देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों, कौन कहता है कि आसमान में छिद्र नहीं होता, बिल्कुल, बस तबीयत से एक पत्थर उछाल हो गया। क्या बात है सर। तो बस आप जो ब्रेक में लिखे उसी बेटा रिपीट कर जाए, श्योर होगा। बेस्ट ऑफ लक। चलिए सर प्लीज। बच्चों आप सभी का एग्जाम बहुत बेहतर हो और आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, बस खुद पे विश्वास रखिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। और आपसे बस इतना कहना चाहेंगे, खुद पे खर्च करिए, अपना जो भी समय है अपने समय को खुद पे खर्च करिए, तभी आपको दुनिया गूगल पे सर्च करेगी। ठीक है बच्चों, बस इसी के साथ ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक फ्रॉम आवर साइड।